बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 अक्टूबर है और दिन है जुमे का। जुमा शरीफ ख़ानदान पर, नून लीग पर, इस निज़ाम पर बहुत भारी साबित हुआ है। अक्सर व बेशतर जुमे इन पर भारी साबित होते हैं। एक बार फिर जुमा इन पर भारी हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक इस निज़ाम के ऊपर हुई है और जो इनका घटिया एक प्लान था, घटिया और मकरू प्लान था, वो प्लान सुप्रीम कोर्ट ने तबाह और बर्बाद कर दिया है। इनका सारा मंसूबा तबाह और बर्बाद हो गया है। जो आज उन्होंने मंसूबा बनाया था, जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को बिठाया था, इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को बिठाया था, चाबी वाले खिलौनों को बिठाया था, चाबी वाले खिलौने के जरिए ये सुप्रीम कोर्ट पर एक वार करने जा रहे थे। आज सुबह मैंने एक इंटरव्यू दिया था असदुल्ला खान साहब को, जिसमें मैंने बताया था कि ये प्लान ये रखते हैं कि ये चाबी वाले खिलौने के जरिए, मकरू किरदारों के जरिए सुप्रीम कोर्ट पर वार करें, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। और उसमें बड़ी तफसील से सारा बैकग्राउंड बताया था मैंने कि ये बैकग्राउंड क्या है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 14 सितंबर के बाद एक और बड़ी वजाहत जारी कर दी है और इस वजाहत के जारी होते ही पूरा प्रोग्राम बढ़ गया है। अब इनको समझ नहीं आ रही कि जाएं तो जाएं कहाँ, करें तो करें क्या। और इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि पहले 14 सितंबर को क्या हुआ था। जब ये आईनी तरमीम करने जा रहे थे तो तहरीक इंसाफ के 41 MNAs को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज़ाद डिक्लेयर किया था 12 जुलाई के फैसले में। और सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई के फैसले में कहा था कि ये 39 जो हैं ये तहरीक इंसाफ के MNAs हम डिक्लेयर कर रहे हैं, 41 को हम आज़ाद डिक्लेयर कर रहे हैं। ये जो 41 आज़ाद हैं ये इतने दिन में बयान अल्फी देंगे कि ये किस पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, और जब ये बयान अल्फी दे देंगे कि हम इस पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हैं तो फिर पार्टी उसको कंफर्म करेगी। जब पार्टी कंफर्म करेगी तो ये PTI के ही MNAs तस्वुर होंगे और उसके बाद इलेक्शन कमीशन इनको नोटिफाई करेगा और इलेक्शन कमीशन इनको नोटिफाई करने के बाद दोबारा से एलोकेशन करेगा मखसूस नशिस्तों की और तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देगा इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के मुख्तसर हुक्मनामे के बाद एक दरखास्त जमा करा दी सुप्रीम कोर्ट के पास, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को पता था कि किस तरह की वारदाती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने मुख्तसर ऑर्डर में लिख दिया था कि अगर इलेक्शन कमीशन को कोई किसी तरह की कंफ्यूजन हो तो इलेक्शन कमीशन हमसे दरखास्त देकर पूछ सकता है। जब इलेक्शन कमीशन हमसे पूछेगा तो हम चैम्बर्स में उस दरखास्त को देखकर और उसके ऊपर जो है वो गाइड कर देंगे। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को दरखास्त दी, दरखास्त पेंडिंग रही। 9 सितंबर तक सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां थी। 9 सितंबर को छुट्टियां खत्म हुई। जजेस आए, मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब छुट्टी पे थे, वो भी आ गए। 12 को 14 को ये आईनी तरमीम करने जा रहे थे हफ्ते के दिन। तो हफ्ते वाले दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वजाहत जारी कर दी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जो दरखास्त में पूछा था पहली दरखास्त में कि सर ये हमें बताएं कि हमारे पास जो PTI के बयान अल्फी आए हैं उसके बाद जो पार्टी की जानिब से वजाहत आई है वो आई है बैरिस्टर गौहर की जानिब से, उमर अयूब की जानिब से, और हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक ये दोनों जो हैं ये हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक तो PTI के ना वो चेयरमैन है ना वो सेक्रेटरी जनरल है। और क्योंकि अभी तक हमने इनके जो इलेक्शन है वो हमने उनको माना ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें वजाहत करके कह दिया कि आपने जिस तरह से उन 39 के जो कागजात नामजदगी हैं और उनके जो सर्टिफिकेट हैं, उनके जो डिक्लेरेशन है उस पे भी इन्हीं के दस्तखत हैं, तो आपने मान लिया था, लिहाजा 41 के भी माने और ये PTI के MNA होंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था क्योंकि उस प्लान हुकूमत का ये था कि उन 41 में से 15-16 से वोट डलवा देंगे और इस तरह से नंबर गेम पूरा हो जाएगा और उनसे डलवा के और नंबर गेम पूरा कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने वजाहती जो फैसला था 14 सितंबर वाला उसमें कहा कि वो PTI के MNA हैं और जब वो PTI के MNA थे तो उनका वोट शुमार नहीं हो सकता था, उनका वोट काउंट ही नहीं हो सकता था। फिर काजी ने क्या किया कि काजी ने 63 वाला केस लगा दिया। फिर उसमें जो कुछ हुआ आपके सामने है, कमेटी टूटी, ऑर्डिनेंस आया, मुनीब अख्तर साहब को निकाला गया, अमीनुद्दीन खान को डाला गया, घटिया चीजें की गई, मकरू चीजें की गई, खबीस गलीज गंदी चीजें की गई और वो सारा कुछ करके और तबाही और बर्बादी फेर के काजी ने 63 वाला अपनी मर्जी का बेंच बना के अपने यारों को बिठा के एक जो दोबारा नौकरी पे भर्ती किया गया जज है उसको साथ बिठा के और काजी ने 63 वाला फैसला दे दिया। उस फैसले के आने की देर थी, तबाही फिर गई हर तरफ, बर्बादी फिर गई हर तरफ, छापे, गिरफ्तारियां, माएँ बहनें बेटियां बच्चे जो कुछ है वो आपके सामने। सरदार हामिद रजा साहब ने काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में बताया कि फयाज छजड़ा के बेटे को किस तरह से पलास से उसका जो है वो गोश्त खींचा गया और ये सारी चीजें बताई गई। फिर उसके बाद जो सेंटर के साथ हो रहा है, जो मौलाना फजल रहमान ने बताया है, जो कामरान मुर्तजा साहब ने बताया, ये सारी चीजें, और जो नसीमा एहसान बता रही हैं, जो अख्तर मेगल साहब बता रहे हैं, ये सारी चीजें काजी के 63 वाले फैसले की बुनियाद पे हुई। लेकिन खैर अब हुआ ये कि उसके बाद मौलाना अभी बात नहीं बन रही थी तो मौलाना के बंदे ने अगवा करने की कोशिश की रात, वो आपके सामने जो कुछ हुआ। उसके बाद अब इन्होंने एक और काम किया इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन को एक खत लिखा हुआ था स्पीकर अयाज सादिक ने और स्पीकर पंजाब असेंबली ने कि जनाब कानून में क्योंकि तब्दीली हो गई है 12 जुलाई वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 3 तब्दीलियां इन्होंने कानून में की थी। और क्योंकि देखें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट ने ये किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बल्ला PTI से जरूर छीन गया था लेकिन PTI बतौर पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करती थी। इन्होंने ये कहा कि जिस इन्होंने जो तरमीम की और इन्होंने वो किया कि जिस जमात के पास निशान नहीं होगा तो वो पॉलिटिकल पार्टी ही तस्वर नहीं होगी। दूसरा इन्होंने ये किया था कि जिस पार्टी का जो पार्टी जो है वो लिस्ट जमा नहीं करवाएगी मखसूस नशिस्तों के इलेक्शन से पहले, वो पार्टी इलेक्शन के बाद लिस्ट जमा नहीं करवा सकती और जो इलेक्शन से पहले लिस्ट जमा नहीं करवाएगी वो मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं है। साथ इन्होंने ये किया था कि जो भी MNA आजाद जीतकर एक बार किसी पॉलिटिकल पार्टी में चला जाएगा तो वो पार्टी चेंज नहीं कर सकता। अब इलेक्शन कमीशन ने क्या किया कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को एक और दरखास्त दे दी।
सुप्रीम कोर्ट के उन्होंने कहा, क्योंकि फिर तफसीली फैसला भी आ गया, इलेक्शन कमीशन ने एक और दरखास्त दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त में कहा कि सर ये आपका जो फैसला है वो 12 जुलाई को आया था, उसके बाद फिर एक वो हो गई कानून साजी हो गई है, तो आप हमें बताएं कि अब नया कानून इंप्लीमेंट होगा या पुराना या आपका फैसला इंप्लीमेंट होगा। क्योंकि अगर हम कानून को इंप्लीमेंट करते हैं पार्लियामेंट वाले को, तो आपका फैसला इंप्लीमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि आपके फैसले के मुताबिक तो जो लोग सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाने का बैन एल्फी दे चुके थे उनको आपने मौका दे दिया आजाद डिक्लेयर करके कि वो पीटीआई में जाने के डिक्लेरेशन दे दें, तो ये तो मसला हो गया। और दूसरा, इन्होंने तो मखसूस नशिस्तों की लिस्ट जमा नहीं कराई थी, लिहाजा अब हम इनको दे नहीं सकते। तो आप बताएं, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पेंडिंग था। अब ये हुआ कि कल खबरें चलवाई गई और आज इलेक्शन कमीशन का इजलास जारी था। इलेक्शन कमीशन का इजलास से जारी था कि मखसूस नशिस्तें जो हैं वो चोरों डाकू लुटेरों को दे दी जाए, कौमी असम्बली में इनके बंदे पूरे हो जाएं, और सेनेट में बहरहाल 5-6 लोग अगवा किए हुए थे कि उन लोगों से वोट डलवा दिया जाए और इस तरह से जो है वो आईनी तरमीम करवा दी जाए काजी फाइज ईसा के लिए। और दोबारा ये आपको बड़ी खबर दे रहा हूँ जो आबिद ज़ुबैरी साहब ने बताया है, ये बात दुरुस्त है कि ये दोबारा आईनी अदालत के ऊपर आ गए थे। ये आईनी अदालत वाला सरेंडर नहीं किया था इन्होंने, जब इन्होंने कहा कि मौलाना को माइनस करो, मखसूस नशिस्तें दिलवाओ चोरों डाकू लुटेरों को, वहां से सीटें आ जाएंगी, कौमी असम्बली के नंबर पूरे हो जाएंगे, हुकूमत के अपने सेनेट में 4-5 बंदे इन्होंने 6 अगवा किए हुए थे, मैनेज किए हुए थे, खरीदे हुए थे, जिनमें से 2 पीटीआई के थे। और ये सारे तो इस तरह से ये दावा कर रहे हैं 4, जिनमें से 2 पीटीआई को कंफर्म है। और मैं आपको एक चीज बताऊं, ये टाइम गुजरने दें, पीटीआई के अहम रहनुमा आपको बताएंगे कि पीटीआई के कौन से 2 सेनेटर बिक गए थे और कौन से 2 सेनेटर खुद से चले गए थे, ये बात आपको पीटीआई वाले खुद बताएंगे। अच्छा, ये हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक और सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है और सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक और वजाहती हुक्मनामा जारी कर दिया है 8 जजेस ने, और 8 जजेस के दस्तखतों से ये हुआ है। और 8 जजेस ने ये वाजे कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही बरकरार रहेगा और बाद में की गई कानून साजी का माजी के इतलाक करके और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गैर मौसर नहीं किया जा सकता। लिहाजा इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब मजीद कोई वजाहत मांगने की बजाय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करो और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक ये मखसूस नशिस्तें जो हैं ये पीटीआई को मिलेंगी। MNA 41 पीटीआई के हैं, ये मखसूस नशिस्तें चोरों डाकुओं लुटेरों को नहीं मिल सकती। ये हो गया सुप्रीम कोर्ट का बड़ा एक फैसला आया है। अब इलेक्शन कमीशन और इन सब का जो अपना मंसूबा था वो तबाह और बर्बाद हो गया है। और अब इसमें एक चीज़ और आपको बता दूं कि ये जो एक तनकीद हो रही है कि जजेस ने जनाब ये क्यों कर दिया कि एक और वजाहत क्यों जारी कर दी। भाई वजाहत जजेस ने जो जारी की है वो इलेक्शन कमीशन की दरखास्त के ऊपर किया है। इलेक्शन कमीशन अगर दरखास्त ना देता तो जजेस ये तफसील एक और वजाहत जारी ना करते। तो बात ये है कि इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने ये तफसीली एक और जो वजाहत है वो जारी की है। एक बात तो यह है। दूसरा, ये हमारे दोस्त हैं मियां अकील अफजल साहब, सदर हैं सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन के, बड़ा काबिल एहतराम हमारे भाई हैं, सीनियर हैं और बड़ा अच्छा हमारे उनके साथ एहतराम का तल्लुक है, अपराइट जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने कहा हुआ था कि ये जी देखें कहाँ पे होता है कि आप दूसरी वजाहत जारी कर रहे हैं। बिल्कुल अकील भाई, मैं आपको याद दिला दूँ, मुबारक सानी केस में काजी फाइज ईसा ने जो है वो 2 वजाहतें जारी करवाई प्रेस रिलीज के जरिए और वो दोनों झूठ साबित हुई जब काजी फाइज ईसा ने सेकंड रिव्यू में अपने दोनों फैसले वापस ले लिए। काजी फाइज ईसा ने मुबारक सानी 1, मुबारक सानी 2 दोनों फैसलों पे प्रेस रिलीज के जरिए वजाहत जारी की थी, लेकिन फिर काजी फाइज ईसा ने सेकंड रिव्यू में अपने दोनों फैसले, ओरिजिनल फैसला भी और फर्स्ट रिव्यू का फैसला भी वापस ले लिए और एक तीसरा फैसला जारी किया। इट्स मीन कि काजी साहब ने जो 2 प्रेस रिलीज जारी की थी वो दोनों काजी फाइज ईसा साहब की प्रेस रिलीज गलत थी और वो झूठ थी, और काजी साहब ने सेकंड रिव्यू में ये एतराफ़ कर लिया कि उनके जो पहले दोनों फैसले थे वो गलत थे। तो इसलिए, और फिर तीसरी बात यह है कि काजी फाइज ईसा साहब ने 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट एक बल्ले वाला फैसला दिया। फिर काजी साहब ने 13 जनवरी वाला जो फैसला है उसके ऊपर काजी साहब ने जाके और 13 जनवरी वाला फैसला 12 जुलाई को जाके काजी साहब ने यह फैसला दिया कि इलेक्शन कमीशन ने उनके फैसले को गलत इंटरप्रेट किया था 13 जनवरी वाले को। जनवरी वाले फैसले का जाके वो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी कुछ 6 माह बाद जाके काजी फाइज साहब कह रहे हैं कि मेरे तो फैसले को गलत इंटरप्रेट किया इलेक्शन कमीशन ने। तो लिहाजा इन जजेस को पता था कि इलेक्शन कमीशन का इस वक्त किरदार क्या है, सिकंदर सुल्तान राजा कौन है, उसका शरीफ खानदान से तल्लुक, रिश्ता, नाता क्या है। इसलिए उन्होंने ये कहा था कि अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो तो आप सुप्रीम कोर्ट से पूछ सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि आप जो है ये करें कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ये बहाना बना के हमें समझ नहीं आ रहा तो आप ये करें कि जनाब आप इस पर अमल दरामद ना करें। तो ये सुप्रीम कोर्ट को पता था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने किया है। और इनकी दरखास्त, इलेक्शन कमीशन ने 2 दरखास्तें दी, दोनों पे वजाहत आई है और पीटीआई ने भी दरखास्त दी थी, उसके ऊपर भी वजाहत आई है और ये हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है। और देखें, अगर सुप्रीम कोर्ट ये ना करती तो काजी का देखें ना कि काजी का 13 जनवरी जो बल्ले वाला फैसला है उसकी वजह से 8 फरवरी के इलेक्शन तबाह और बर्बाद हुए, अवामी मैंडेट छिन गया, पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन इलेक्शन हुए, धांधी ज़्यादा इलेक्शन हुए, मैंडेट चोरी हो गया, 17 सीटर पार्टी को इक़्तिदार मिल गया, 2 तयसीयत वाली जमात अक़लियत में चली गई, उनको मखसूस नशिस्तें छिन गई, सब कुछ हो गया। और आपको याद होगा बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने बल्ले वाले केस में काजी साहब को कहा था कि सर
ہمیں مخصوص نشستیں نہیں ملیں گی. قاضی صاحب نے کہا کہ نہیں یہ کیا بات کر رہے ہیں, نہیں ملیں گی تو ہمارے پاس آ جائے گا. پھر پی ٹی آئی گئی ریویو, اور پھر ریویو قاضی فائز صاحب نے کب لگایا؟ 13 جنوری والے فیصلے کا ریویو قاضی فائز عیسیٰ نے آ کے ابھی اکتوبر میں لگایا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ قاضی فائز عیسیٰ نے 13 جنوری کا ریویو اکتوبر میں آ کے لگایا ہے, جب وہ چاہ رہے ہیں. کیوں؟ ان کو یہ تھا کہ اب میں جاتے جاتے ریویو مسترد کر کے جاؤں, کیونکہ ایسا نہ ہو کہ یہ میرے بعد ریویو لگے اور میرا فیصلہ کالعدم ہو جائے اور بلہ پی ٹی آئی کو مل نہ جائے. تو وہ جاتے جاتے بلہ ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں. اور اب قاضی نے جب یہ لاسٹ ہیئرنگ تھی آئی تھنک 5 دن پہلے, تو حامد خان صاحب کیونکہ آئے نہیں, ان کی جانب سے ایڈجرنمنٹ کی درخواست آ گئی. تو قاضی نے پھر کیا کیا؟ قاضی نے وہاں پہ بڑی ادھر ادھر کی باتیں, یہ وہ عجیب و غریب, جس طرح سے وہ جھوٹ بولتے ہیں, غلط بیانی کرتے ہیں, الزامات لگاتے ہیں, گدڑ بھبکیاں دھمکیاں الزامات, وہی سارے کام کیے. اور اب قاضی فائز نے یہ کیا ہے کہ قاضی فائز صاحب جو ہیں اس نے 21 اکتوبر کو یہ کیس لگایا ہوا ہے بلے والا, کیونکہ قاضی صاحب بلے کا ریویو مسترد کر کے جانا چاہتے ہیں, اور ریویو مسترد کر کے اور بلہ اپنے ساتھ یو کے یا بیرون ملک جہاں بھی جا رہے ہیں وہاں لے کر جانا چاہتے ہیں کہ پیچھے بلہ پی ٹی آئی کو دوبارہ ملنا چاہے. تو یہ جناب ہے صورتحال. اب سپریم کورٹ کا جو یہ تفصیلی جو ایک سپریم کورٹ کا جو ایک وضاحتی آرڈر آیا ہے, اس وضاحتی آرڈر کے بعد اب الیکشن کمیشن کے لیے یہ بالکل ممکن نہیں رہا کہ الیکشن کمیشن کرے. اب میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ میں آپ کو یہ ذرا جو سپریم کورٹ نے وضاحتی فیصلہ جاری کیا یہ آپ کے سامنے پڑھ بھی دیتا ہوں, اور یہ 8 ججز کی جانب سے جاری ہوا ہے. جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب نے لکھا ہے, منصور علی شاہ صاحب, منیب اختر صاحب, محمد علی مظہر صاحب, عائشہ ملک صاحبہ, اطہر من اللہ صاحب, سید حسن اظہر رضوی صاحب, شاہد وحید صاحب اور جسٹس عرفان سعادت خان صاحب. اور سپریم کورٹ نے اس میں واضح کہا ہے کہ الیکشن ایکٹ میں کی جانے والی ترمیم سے ہمارا فیصلہ متاثر نہیں ہوگا, اور الیکشن کمیشن مزید کوئی وضاحت مانگے بغیر اس عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد کا پابند ہے. اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی دونوں نے سپریم کورٹ کے 12 جولائی 2024 کے مختصر فیصلے کے پیراگراف نمبر 10 کے بارے وضاحت کے لیے متفرق درخواستیں دائر کی. الیکشن کمیشن کی جانب سے دائر درخواست میں کہا گیا تھا کہ مختصر فیصلے کے لیے جس قانون کو بنیاد بنایا گیا تھا تو الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 66 اور 104 میں ترمیم کر کے اس قانون کو تبدیل کر دیا گیا ہے, اور سیکشن 104A شامل کر کے الیکشن ایکٹ کے اجرا سے اس کا اطلاق کر دیا گیا ہے. دوسری طرف پی ٹی آئی کی طرف سے دائر متفرق درخواست میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ سپریم کورٹ کے مختصر فیصلے کی بنیاد آئین کی شقوں کی تشریح اور اس کا اطلاق ہے, اس لیے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے ذریعے مختصر فیصلے کو غیر مؤثر نہیں کیا جا سکتا. اس میں دوسری وضاحت جو جاری ہوئی, اس میں کہا گیا کہ تفصیلی فیصلہ جاری کرنے سے پہلے متفرق درخواستوں پر پہلی وضاحت جاری کی گئی, اور اس وضاحت کو تفصیلی فیصلے کا بھی حصہ بنا دیا گیا ہے. دوسری وضاحت میں عدالت نے کہا ہے کہ مختصر فیصلے کے بارے وضاحت کا آپشن اس لیے دیا گیا تھا کہ تفصیلی فیصلہ آنے سے پہلے اگر مختصر فیصلے پر عمل درآمد کے بارے کوئی غلط فہمی ہے تو کوئی بھی فریق وضاحت کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر سکتا ہے. اب جبکہ تفصیلی فیصلہ آ چکا ہے اور فریقین کی جانب سے اٹھائے گئے تمام قانونی اور آئینی سوالات کا جواب دے دیا گیا ہے, اس لیے مزید کسی وضاحت کی ضرورت نہیں. عدالت نے قرار دیا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 189 کے تحت سپریم کورٹ کے فیصلے کی پابندی لازمی ہے اور فیصلے پر عمل درآمد ہونا چاہیے. چونکہ الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی دونوں نے دوسری وضاحت مانگی ہے, اس لیے ہم صرف اس طے شدہ قانون کا اعادہ کرنا چاہتے ہیں کہ الیکشن ایکٹ میں کی جانے والی ترامیم کا ماضی سے اطلاق کر کے ہمارے فیصلے کو ختم نہیں کیا جا سکتا. عدالت نے آئین کے آرٹیکل 51 کی شق آگے ان کی شکیں لکھی ہوئی ہیں اور آرٹیکل 104 کی شکیں لکھی ہوئی ہیں کہ ان کے تحت مخصوص نشستوں کے حوالے سے رائے دہندگان کے حق کو سیاسی جماعتوں کے ذریعے یقینی بنانے کا فیصلہ کیا تاکہ متناسب نمائندگی کو یقینی بنایا جا سکے. عدالت نے قرار دیا ہے کہ ہمارے مختصر فیصلے کے بعد الیکشن ایکٹ میں کی جانے والی ترامیم سے ہمارا فیصلہ متاثر نہیں ہوگا, اور الیکشن کمیشن مزید کوئی وضاحت مانگے بغیر ہمارے فیصلے پر عمل درآمد کا پابند ہے. اور آفس کو ہدایت کی جاتی ہے, یعنی رجسٹرار آفس کو ہدایت کی جاتی ہے کہ یہ وضاحت الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی کے نمائندوں جنہوں نے درخواست دائر کی تھی ان کو بھیجا جائے, اور اس ہدایت کو سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کیا جائے. دونوں متفرق درخواستوں کو نپٹایا جاتا ہے. یہ کہنا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے 8 ججز کا, کوئی جج نہیں ٹوٹا, اور 8 ججز کی جانب سے اس وضاحت کے بعد مخصوص نشستیں چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کو دینے کا الیکشن کمیشن کا پروگرام بڑھ گیا ہے. اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ ذرائع سے خبریں چلوا رہا تھا کہ الیکشن کمیشن کو یہ بتایا گیا ہے کہ قانون کے مطابق آپ نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ہی سیٹیں دینی